नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 25 जुलाई 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि द हिंदू में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आज के द हिंदू में पहला आर्टिकल है एन अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी ओवर सैंपल सर्वे। तो इसमें एनएसएस पे सवाल उठाया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे पे, कि ये जो सैंपल्स दे रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, इनका जो आंकड़ा है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण से क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के आंकड़ों में अंतर है और इसके कारण जो भी सरकार नीतियां बना रही है उसमें मेल नहीं बैठ रहा। तो इसको आगे पढ़ेंगे। और दूसरा जो आर्टिकल है ये आसियान के बारे में है, अ परसिस्टेंस विथ डायलॉग ऑन अ ट्रॉडन पाथ। इसका मतलब यह है कि आसियान अभी भी अपने पुराने रास्ते पे और लगातार बातचीत से प्रयास कर रहा है कि अपने वार्ता को समाप्त करे और समस्याओं को समाप्त करे। तीसरा जो आर्टिकल है, अ बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे जो अभी नए नए जोखिम आ रहे हैं, चक्रवात के या कोई भी आते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, उसके लिए एक नीति होनी चाहिए, हमारा एक पूर्वानुमान जो होता है, तो उससे जो हमारा जो पहले से जो प्री एक्शन प्लान है उससे हमारे जोखिम और जो नुकसान होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो या मानवीय हो, मौतें भी कम होती है। अभी हाल ही में बिपरजॉय जो चक्रवात आया था उसमें देखा गया कि भारत सरकार के द्वारा किया गया पूर्व का तैयारी से जहां तक पूर्व चेतावनी दी गई थी उससे भारत में चक्रवात से शून्य मृत्यु का लक्ष्य हासिल किया, ठीक है। और इसके साथ जो बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमेशा नुकसान होते थे इससे भी बचाया जा सका और जल्द से जल्द बिजली को पुनर्बहाल करने में सफलता पाई। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो पूर्व अनुमानित फ्रेमवर्क है वो बहुत ही बेहतर है भारत का, और जिससे जोखिम भी कम होता है और आर्थिक नुकसान भी। और जो चौथा आर्टिकल है, व्हाट डज इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर्स राइट बिल स्टिपुलेटेड। ये एक राजस्थान सरकार के द्वारा बिल लाया गया है वर्कर्स के लिए। तो ये कितना कारगर होता है वो हम आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है आसियान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है आसियान के बारे में। इसमें कहा जाता है कि आसियान बातचीत के पुराने तरीके पर अधिक भरोसा कर रहा है, अधिक विश्वास कर रहा है। यदि दक्षिण पूर्व एशिया इंडो पैसिफिक का दिल है, यहां पे लिखा है इफ साउथ ईस्ट एशिया इज द हार्ट ऑफ इंडियन पैसिफिक, तो इसीलिए 11 जुलाई 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया 56 विदेश मंत्री की बैठक, ठीक है, जिसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है जो अन्य संबंधित क्षेत्रीय बैठकों क्षेत्र की नवीनता गतिशीलता की जांच करने के लिए एक अच्छा मानक है, ठीक है। आसियान द्वारा बनाई गई एक विस्तृत संस्थागत संगठन एक समावेशी मंच बन गई है जो निकट और दूर के देशों को आकर्षित करती है, जिसमें खास बात है जो मुख्य देश हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान और रूस, इनको आकर्षित कर रही है। और पूर्वी अफ्रीका से दक्षिण प्रशांत तक फैले विशाल क्षेत्र में रणनीतिक प्रतियोगिता के आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब देखते हैं इसको विस्तार से। तो आसियान के इतना आगे बढ़ने का क्या क्या संकेत है। तो जैसे कोविड-19 का जो बहुत ही विकट परिस्थिति झेल रहा था पूरा विश्व, उस समय भी ये निपटने में बहुत ही सफलता दिखाई। आर्थिक मंदी की स्थिति, यूक्रेन रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ऐसी परिस्थितियां, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उनके फ्रेमवर्क, अमेरिका चीन के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है, इन विकट परिस्थितियों में भी आसियान मेंबर्स ने बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा विकास करने में सफलता दिखाई है। इन वैश्विक संकट के परिस्थितियों में भी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया ने आसियान को विकास के केंद्र, मतलब कि
इपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ के रूप में चिन्हित किया है। आसियान में विदेश मंत्रियों की बैठक में इंडोनेशिया के विदेश मामलों के मंत्री और अध्यक्ष रेटना मेरसुडी ने तर्क दिया है कि आसियान एकता को बढ़ावा देता है, क्षेत्रीय गतिशीलता को नेविगेट करता है। जैसे आसियान से हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन का भी विकास हो रहा है। भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया है। फिर म्यांमार जैसे मुद्दे, म्यांमार एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि म्यांमार में चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जिससे कि आसियान के आंतरिक मतभेद सार्वजनिक दिखाई देते हैं। म्यांमार के मुद्दे पर आसियान समूह एकता बनाने में असमर्थ है। जहां तक चीन की बात करें तो चीन में लाओस, कंबोडिया और म्यांमार, ये तीनों जो है आसियान के जो मेंबर्स हैं, ये तीनों चीन का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो फिलीपींस है, हाल में साउथ चाइना सी में अपने प्रभुत्व को अलग तरीके से उजागर किया है। अब देखते हैं आगे। तो इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक को बढ़ावा देना, चार पहचान दिया गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें आसियान क्यों बढ़ावा दे रहा है और कैसे ये बढ़ावा देगा। तो जैसे समुद्री सहयोग में ये बढ़ावा देगा, कनेक्टिविटी में, उसके संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के 2030 के सस्टेनेबल गोल हैं, उसको हासिल करने में भी आसियान अपनी मौजूदगी दर्शाएगा। फिर आर्थिक सहयोग में भी मदद करेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, उसके लिए भी सहयोग करेगा। इसमें भारत की भूमिका क्या है? तो भारत और आसियान संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा, वित्तीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों में काम करेंगे। और आसियान वैश्विक स्तर पर अमेरिका, चीन एवं अन्य बड़े देशों के बीच कड़वाहट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। अभी हाल का इंसिडेंट बताता हूं। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर पहले पीएम के साथ जाने वाले थे फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन उन्हें इतना जरूरी लगा कि ये इस बैठक में पहुंच गए, ठीक है। जो आसियान का भी 56वां बैठक था उसमें ये जरूरी समझे। तो इसीलिए पता चलता है कि भारत और आसियान, भारत के लिए आसियान का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। इसी के लिए भारत के विदेश मंत्री भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए 56वीं विदेश मंत्री की बैठक में शामिल हुए, ठीक है। तो ये था आर्टिकल आसियान के लिए। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये आर्टिकल है अ बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर। इसका मतलब है कि जो अभी वर्तमान समय में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं उसके रिस्क को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, उसके लिए एक बड़ा कदम लिया जाएगा। और इसी के बारे में पूरा ये आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि दुनिया भर में आपदाएं अधिक से अधिक लोगों की जान ले रही है, ठीक है। देखिए यहां लिखा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के परिणाम पहले से ही हमारे सामने है। 10 दिन पहले 3 महाद्वीप लू की चपेट में थे। उसके बाद भीषण जंगल की आग ने ग्रीस और कनाडा कि कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। उसके बाद 2 सप्ताह पहले यमुना नदी, अभी जो दिल्ली में जो इतना बड़े पैमाने पे बाढ़ आया, यमुना नदी में 45 साल पहले दर्ज उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गई और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई। इन आपदाओं की लागत अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि यह स्पष्ट है कि दुनिया को सभी आपदाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। चाहे वे मौसम से संबंधित हो, भूकंप से संबंधित हो या कोविड-19 जैसे जैविक संकट से। बहुत लंबे समय से देशों ने आपदाओं के प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए थोड़ा अग्रिम भुगतान करने के बजाय अरबों डॉलर खर्च किए। अब इसमें हम कहते हैं कि जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है वो 2015 से 2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क लाया गया है, ठीक है।
जो जोखिम को, आपदा जोखिम को और नुकसान को कम करने के लिए एक वैश्विक रोड मैप की तरह है। हालांकि प्रगति हुई है, हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक हमें पहुंचने की उम्मीद थी, परंतु अभी वर्तमान समय में हमारा जो जोखिम से जो संकट आते हैं, नुकसान होते हैं, वे कुछ हद तक कम हुए। अब देख लेते हैं इसमें भारत की पहल। तो भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान आपदा न्यूनीकरण के मूल्य को प्राथमिकता दी गई। विशेष रूप से भारत ने पहला G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह स्थापित किया। ये याद रखिएगा, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को स्थापित किया। आवश्यक बातें जो है सेंदाई फ्रेमवर्क में, वो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, ये एक पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, इसी पे पूरा का पूरा आर्टिकल है। ठीक है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, उसके बाद लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और आपदा जोखिम के लिए वित्त पोषण से संबंधित उपायों को ढूंढना। तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो है, आपदा पूर्व चेतावनी और शीघ्र कार्रवाई प्रणाली का विस्तार करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, समावेशी और अनेक खतरों से पूर्व चेतावनी प्रणाली आपदा से होने वाली मौतों और आर्थिक नुकसान को कम करने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। चक्रवात बिपरजॉय के दौरान शुरू से अंत तक प्रारंभिक चेतावनी, जो कोई भी बड़ा जोखिम या नेचुरल डिजास्टर आने वाला होता है, उससे पहले ही अगर हम सचेत हो जाते हैं और उस स्थान को खाली करा देते हैं, जागरूक हो जाते हैं, एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच जाती है, तो हमारे बहुत से परेशानियां कम हो जाती हैं, लोगों की मौतें कम होती है, कम नुकसान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रारंभिक चेतावनी पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। भारत में चक्रवात से शून्य मृत्यु के लक्ष्य को हासिल किया। साथ ही साथ बिजली के क्षेत्र में पूर्व तैयारी के कारण बिजली आपूर्ति के व्यवधानों को से निपटने में भी बहुत मदद मिली। बुनियादी ढांचे की लचीलापन, रेजिलेंस बढ़ाना ग्लोबल प्रायोरिटी है, वैश्विक प्राथमिकता, क्योंकि न्यूजीलैंड से जहां ऑकलैंड हवाई अड्डे में बाढ़ आ गई थी, अमेरिका तक जहां एक फार्मास्यूटिकल संयंत्र एक चक्रवात से नष्ट हो गया, इसीलिए इसे प्राथमिकता देना आवश्यक है कि बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए। बुनियादी ढांचे से जहां लंबे समय तक जोखिम से रक्षा रहेगा, वहीं संकट के समय जीवन को पुनर्नियोजित फिर से रीएस्टेब्लिश करने में आसानी होगी। इसी के लिए बुनियादी ढांचा, चाहे आर्थिक हो या फिर सामाजिक, हर परिस्थिति में सतत विकास का परिणाम सुनिश्चित करता है। भारत ने 2019 में बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की शुरुआत की तथा विशेष रूप से विकासशील देशों में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए नीति विकसित की और क्षमता समर्थन को बढ़ावा दिया। तो अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। ये आर्टिकल है अनअवॉइडेबल कंट्रोवर्सी ओवर सैंपल सर्वे। ये सैंपल सर्वे का बात कर रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे में जो चूक होती है, जो कमियां रहती है, जो आंकड़ों की अपर्याप्तता होती है, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उनका सही से मूल्यांकन नहीं हो पाता है। मूल्यांकन की कमी के कारण जो हमारी नीतियां रहती है, वो जमीनी स्तर पे क्रियान्वित में कमी हो जाती है, क्रियान्वयन में कमी हो जाती है। ठीक है, वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाती। इसी के लिए इस आर्टिकल में राइटर द्वारा कहा जा रहा है कि आंकड़ों को सही तरीके से सर्वेक्षित करने के बाद ही उसे निर्गत करें सरकार को। तो इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जैसे कुछ सर्वेक्षणों की डेटा संग्रह प्रक्रिया की सुदृढ़ता पर संदेह जताते हैं राइटर। ठीक है, हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। एनएसएस के जो सैंपल का डिजाइन होता है, उसको समय समय पर संशोधित भी किया जाता है, फिर भी कुछ कमियां रह जाती है। प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों का अनुमान लगाना, घरों एवं जनसंख्याओं के अनुपात की सही जानकारी प्राप्त करना, इसके लिए आवश्यक है कि सही तरीके से सर्वेक्षण किया जाए। डाटा उपयोगकर्ता के आधार पर अनुमानित जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग सर्वेक्षण आधारित अनुमान को उचित रूप से समायोजित करना। इस पे रंगराजन ने कहा था
2001 में कि सही सर्वेक्षण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का सही दृश्य उजागर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही सर्वेक्षण ही हमारे आने वाली भविष्य की नीतियों को निर्धारित करता है। तो इसमें समस्याएं क्या क्या है? सर्वेक्षण के कम आंकड़ों की समस्या, निम्न आय वर्ग की पहचान की समस्या। जब सर्वेक्षण ही सही से नहीं हो तो पता ही नहीं चलेगा कितने लोग की आय निम्न है, कितने लोग गरीबी रेखा के मानक, जैसे गरीबी रेखा का निश्चित मानक तैयार करने में चुनौती, क्योंकि गरीबी रेखा का उचित डाटा नहीं हमारे पास होता है, पर्याप्त डाटा नहीं होता है। सरकार के गरीबों के लक्षित कार्यक्रम का अल्प प्रभाव, जब हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो उन क्षेत्रों तक हम सरकारी कार्यक्रम का लाभ भी नहीं दे पाएंगे जिससे कि गरीबों को लाभ हो। गरीबी की समस्या का समाधान भी नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारे पास डेटा ही अपर्याप्त होता है। तो इसके लिए राइटर कुछ सुझाव देते हैं जिससे कि इसे सुधारा जा सकता है। तो नमूना डिजाइन और डेटा गुणवत्ता एक सर्वेक्षण के दो अलग अलग घटक हैं। सर्वेक्षण डिजाइन में सुधार की दिशा में उन्मुख अन्य समान अध्ययन करने के लिए एक पद्धतिगत अध्ययन इकाई की स्थापना भी सही दिशा में एक कदम हो सकता है। तो सर्वेक्षण की डेटा में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाए? तो फील्ड कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया जाए, उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए। उसके बाद जो फील्ड में निरीक्षण किया जाता है उसको डिजिटलीकरण किया जाए जिससे कि डेटा में चूक नहीं हो। कॉपी में लिखने के बाद कहीं कॉपी फट गया, बारिश हो गया या भीग गया तो इससे फिर से डेटा को रिकलेक्ट करने में समस्या होती है। उसके बाद समवर्ती डेटा, एक स्थान इंटीग्रेटेड डेटा बनाया जाए। जैसे अभी मान लीजिए वन नेशन वन राशन बनाया जा रहा है, उसी तरह से डेटा का एक निश्चित पोर्टल हो जिसपे कहीं का भी वो डेटा संग्रह करने का जो अधिकारी है उसे सही तरीके से उसमें स्टोर कर सके। सत्यापन और प्रचार उपायों को मजबूत बनाना। तो ये था हमारा आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।